गाइस फिर से आज का आपका स्वागत है वीडियो के थर्ड पार्ट में, जो हम पढ़ रहे थे 11th क्लास का चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, तो आज हम थर्ड टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो तीसरा क्वेश्चन सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है। ओके, आज हम पॉलिटिकल साइंस के 11th क्लास का चैप्टर फर्स्ट का हम थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पूरे एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में भी और फर्स्ट टर्म के एग्जाम में भी, दोनों में ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बेटर तरीके से और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आता है। क्लियर है? तो आज हम थर्ड पार्ट में यही पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैसे किया। अगर आपने नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक है, उसमें जाकर के आप देख सकते हो। और सेकंड पार्ट में हमने ये पढ़ा कि किन किन देशों से हमने अपने भारतीय संविधान को पढ़ करके बनाया है। क्लियर है? तो आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि हमने पढ़ लिया है कहीं से और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का भी निर्माण कर लिया है। तो अब हम किसका निर्माण करेंगे? अब हम करेंगे भारतीय संविधान का निर्माण करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन ये आता है पेपर में कि भारतीय संविधान कैसे बना, और या तो फिर अथवा में करके एक और क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि भारतीय संविधान का स्वरूप क्या है या उसकी प्रकृति क्या है, यानी कि उसका चेहरा क्या है और उसका प्रकृति क्या है, मतलब पूछ ले जाता है इस तरीके से घुमा करके क्वेश्चन। तो आप जाकर के इस वीडियो को पूरा देखें और गारंटी है, 100% गारंटी है कि आपको पूरा वीडियो देखने पे बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। सो गाइस अभी शुरू करते हैं। ओके, तो देखो, सबसे पहले जब हमारे देश में सारे कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब अदर्स कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लिया हमने, विभिन्न देशों के संविधान को पढ़ लिया, और अब जाकर के हम अपने संविधान में लिखने जा रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे? अब हमने संविधान सभा में अपने बैठ करके आराम से लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहली बैठक कब हुई? सबसे पहली बैठक, क्या बोला मैंने? ये पॉइंट फर्स्ट है। ओके, तो पहली बैठक हुई, पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 में हुई। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 में हुई। और इस दिन अब देखो, एक एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, एग्जांपल क्या है कि जैसे बहुत दिन को स्कूल की छुट्टियों के बाद आप अपने स्कूल में जाते हो, ठीक है, तो ज़्यादा बच्चे नहीं आते, कम से कम तो आधे 50% बच्चे आते हैं क्लास में। तो टीचर बोलते हैं यार किसी को ना मॉनिटर बनाना चाहिए, क्योंकि टीचर को बहुत ज़्यादा काम होता है, कभी स्टाफ रूम में जाना होता है, कभी ऑफिस में जाना होता है, मतलब कुछ ना कुछ काम पड़ते रहता है। तो एक मॉनिटर को खड़ा करते हैं और बोलते हैं भाई आप बच्चों को संभालो, क्लास को देखो, अटेंड करो, और मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। तो उस टाइम पे क्या, जब पहली क्लास होती है, ध्यान रहे, जब छुट्टियां पढ़ने के बाद स्कूल खुलता है और पहली क्लास होती है, तो क्या करते हैं, किसी को भी जो दिखने में बड़ा होता है, जो पढ़ने में थोड़ा ठीक हो और जो सिंसियर दिखे, ठीक है, उसको मॉनिटर एक दिन के लिए बनाया जाता है। वो परमानेंट तो नहीं बनता। इसी तरीके से जब भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, तो इसमें सबसे वरिष्ठ नागरिक जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें अस्थायी रूप से, किससे? अस्थायी रूप से क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। क्या बनाया गया था? अध्यक्ष। कहां का अध्यक्ष बनाया गया था? तो संविधान सभा का। कहां का? संविधान सभा का अध्यक्ष अस्थायी रूप से बनाया गया था। किनको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ये कहां के रहने वाले थे? तो ये भाई साहब बिहार के रहने वाले थे। इतनी बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट टॉपिक, तो मतलब सॉरी नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट यानी कि सेकंड पॉइंट, यानी कि दूसरी बैठक। क्या? दूसरी बैठक कब हुई? दूसरी बैठक हुई भाई 11 दिसंबर 1946। और एक बात, यहां पे जो बैठक हुई वो हुआ सोमवार को। कब हुआ? सोमवार को। ठीक है, सोमवार को बैठक हुई। कब हुई? सुबह के 11 बजे। ठीक है, ये पहली बैठक हुई। और दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 सुबह के 11 बजे। और सोमवार था, तो एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन है, तो कौन सा दिन होगा? वो होगा बुधवार। क्या था? बुधवार।
ओके, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो दूसरी बैठक हुई। दूसरी बैठक में अब जब नेक्स्ट क्लास में हम जाते हैं, ठीक है, तो स्कूल खोलता है और सारे बच्चे आए हुए होते हैं, तब टीचर पूछता है कि भाई, स्कूल के अंदर, स्कूल की बात कर रहा हूँ, क्लास में जब नेक्स्ट डे फर्स्ट डे जाते हैं, उसके बाद सेकंड डे जाते हैं, तो उस दिन पूछते हैं टीचर कि अब बताओ किसको मॉनिटर बनाया जाए। तो ज़्यादा मतलब अगर 60 बच्चों की क्लास है या 40 बच्चों की क्लास है, तो कम से कम 4 बच्चे खड़े होते हैं कि सर हमें मॉनिटर बनना है ना। तो उनका चुनाव कराया जाता है, यानी कि वोटिंग कराई जाती है कि आप बताओ बच्चों कि किस बच्चे को मॉनिटर बनाना चाहिए, फर्स्ट मॉनिटर बनाना चाहिए। बात समझ आ गई? तो उसी तरीके से अब हमारे संविधान सभा में भी एक चुनाव हुआ और चुनाव के तौर पर स्थायी रूप से किन्हें अध्यक्ष बनाया गया? उन्हें बनाया गया किन्हें? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ओके, ये किस रूप से बने? ये स्थायी रूप से बने, ये स्थायी रूप से अध्यक्ष बने। क्या बने? अध्यक्ष बने। कहां के अध्यक्ष बने? तो भाई साहब कहां के बने? संविधान सभा के बने। कहां के बने? संविधान सभा के अध्यक्ष बने। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कह रहे मैंने चुनाव जीता तो मैं बनूंगा अध्यक्ष। कहां का? संविधान सभा का। क्लियर है? अब देखो, लेकिन ध्यान रखना, सेकंड बैठक में एक समिति का भी गठन होता है, एक समिति का भी गठन होता है भाई सेकंड बैठक के अंदर ही। और उस समिति का नाम क्या है? उस समिति का नाम है प्रारूप समिति। क्या नाम है? प्रारूप समिति। इतनी बात क्लियर है? पक्का? ठीक है ना। तो देखो, प्रारूप समिति का जब गठन हुआ तो इसके अध्यक्ष कौन है ना? इसके अध्यक्ष कौन है? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनको तो बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके, अंबेडकर। इतनी बात क्लियर है? पक्की बात है? बोलो, ठीक है ना। कमेंट करके जरूर बताना जहां जहां से समझ में आ रहा है और जोन सा पॉइंट डाउट हो रहा है तुम्हें, वो पॉइंट्स कमेंट में करके आप जरूर बताना। ओके, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसके अध्यक्ष थे? तो भाई साहब प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, कौन अध्यक्ष थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये सेकंड बैठक की बात हो रही है। और ध्यान रखना, एक नंबर में पूछा जाता है, इसका नाम चेंज कर देंगे, इसका नाम चेंज कर देंगे और बोलेंगे पता क्या बच्चों, ये बताओ कि ड्राफ्ट, क्या बोला मैंने? ड्राफ्ट। ओके, ड्राफ्ट कमेटी, ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष तो भीमराव अंबेडकर ही हैं, क्योंकि किसको बोला गया? प्रारूप समिति को ही ड्राफ्ट कमेटी बोला गया है। बात क्लियर है ना? प्रारूप समिति को ही ड्राफ्ट कमेटी बोला गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब जब पेपर में पूछ लिया जाएगा कि ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो बच्चे हो जाएंगे कंफ्यूज, क्योंकि प्रारूप समिति है ना। तो दोनों नाम ध्यान रखना। उसके बाद हम कर रहे हैं तीसरी बैठक। क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं भाई साहब तीसरी बैठक। तो तीसरी बैठक देखता हूं, क्या? तीसरी बैठक। तो तीसरी बैठक में क्या हुआ? तीसरी बैठक कब हुई? पहले तो ये जान लो, 13 दिसंबर 1946। वही सेम टाइम और सेम जगह। ठीक है, सेम टाइम सेम जगह। और दिन कौन सा था? सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। क्या? शुक्रवार का दिन था। क्लियर है? और इस टाइम पे कौन आए? सोच के देखो कौन आए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन आए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित लिख देता हूं मैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये आए और कह रहे भाई साहब संविधान तो तुम बना रहे हो, और बाकी जो भावी पीढ़ी आने वाला है, ठीक है, जो हमारा भविष्य आने वाला है, उसमें हमारा संविधान कैसा होगा? कैसा होगा ना? तो हमारा देश लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। क्या होगा? लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। और लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए किसने प्रस्ताव पेश किया? क्या प्रस्ताव था? उसको कहते हैं हम उद्देश्य। क्या? उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया 13 दिसंबर 1946 को कि हमारा संविधान भावी पीढ़ी में कैसा होगा। क्लियर है? पक्का? इतनी बात क्लियर है ना? उद्देश्य प्रस्ताव। हाँ, तो यहाँ पे 3 बैठकें हुई है। एनसीईआरटी में भी 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, 3 बैठक के बारे में बताया गया है। क्लियर है? और अभी आगे भी है, ऐसा नहीं है कि वीडियो खत्म हो गई है। तो देखो,
तो यहाँ पे तीसरी बैठक हो गई है, यहाँ पे 3 बैठक का जिक्र है। अब इसके आगे क्या होता है देखो, अब ये बताया जाता है कि टोटल बैठकें कितनी, बैठकें टोटल बैठकें कितनी हो गई, टोटल बैठकें हुई 166। कितनी बैठक हुई, 166 बैठक हुई पूरे के पूरे संविधान को बनाने में। किसको बनाने में, संविधान को बनाने में टोटल 166 बैठकें हुई। और कितना टाइम लगा, 2 साल 11 महीने, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, इतना का समय लगा भाई साहब पूरे के पूरे संविधान बनाने में। अब तुम पूछोगे टाइम बता दिया, समय बता दिया, बैठकें बता दी, पैसे कितने खर्चे हो भाई, तो एग्जैक्ट अगर बताया जाए तो 63.4 लाख, 63.4 लाख डॉलर खर्च हुए हैं, रुपया खर्च नहीं हुआ है, डॉलर खर्च हुए हैं। बात क्लियर है। और 64 लाख डॉलर भी लगभग में करके लिख सकते हो, लगभग में करके लिख सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गई बात। ज्यादातर 64 ही लिखा जाता है और 64 ही बताया जाता है, क्योंकि 63 से अब है ना थोड़ा सा, इसलिए ऐसा बता दिया जाता है। इतनी बात क्लियर है, पक्का ना। चलो तो अब आगे देखते हैं, आगे के लिए इनको मिटाना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा, तो देखते हो, ठीक है। हाँ, तो आगे देखो दोस्त क्या होता है। जब उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू पेश करते हैं। कहां पेश करते हैं, संविधान सभा में पेश करते हैं। कहां पेश करते हैं, संविधान सभा में। इतनी बात क्लियर है। जब संविधान सभा में पेश किया, कब, 13 दिसंबर 1946। लेकिन इसको स्वीकार कब किया गया, इसको स्वीकार किया गया, देखो यहां लिख देता हूं, कब स्वीकार किया गया, तो इसको स्वीकार किया गया भाई साहब 22 जनवरी 1947। देख लो इतना टाइम लग गया। 13 दिसंबर 1946 में पेश हुआ है और 22 जनवरी 1947 में क्या हुआ है, स्वीकार कर लिया है। क्या कि आपने बहुत अच्छा करा, भारतीय संविधान का प्रस्तावना लेकर के आए हो, चलो ठीक है हम स्वीकार करते हैं। क्लियर है, पक्का, ठीक है। इसको बनने में कितना टाइम लगा ये भी बता दिया मैंने। अब देखो क्या होता है कि हमारा भारतीय संविधान, क्या भारतीय संविधान कब बन के अंगीकृत होता है, कब बन के अंगीकृत होता है, तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 में बनकर क्या होता है, अंगीकृत होता है। 1949 में अंगीकृत हो जाता है। अब बोलोगे अंगीकृत ये कैसा वर्ड है, तो अंगीकृत मतलब कि क्या हो जाता है, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हो जाता है। क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। लेकिन इसको लागू कब किया गया, इसको लागू किया गया भाई साहब 26 जनवरी 1950 में, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा। बात समझ आ रही है, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। इसके पीछे रीजन क्या है, एक्चुअली हुआ क्या था 1930 में, कब 1930 1930 में, कब 1930 में 26 जनवरी 1930 में, उस टाइम पे हमारे आज़ादी की बहुत ज़्यादा आंदोलन चल रहे थे। जैसे सवज्ञा अवन्य आंदोलन चला, गांधी जी ने नमक तोड़ो आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन चलाया। ये सारे आंदोलन 1930 के पहले के हैं। और जब कांग्रेस अधिवेशन हुआ और कांग्रेस अधिवेशन के बाद यानी कि कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई और उसमें बैठक के बाद बोले कि अब हम आज़ाद हो चुके हैं, ठीक है। तो आज़ादी की खुशी में यानी कि 26 जनवरी 1930 में आज़ादी स्वतंत्रता दिवस के रूप में बहुत ही ज़्यादा जश्न मनाया गया था हमारे देश में। कब, 26 जनवरी 1930 में हमारे देश में बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसीलिए ये डेट फिक्स किया गया कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होगा, ठीक है। अब देखो मैंने ये बात तो बता दिया था कि पाकिस्तान के सदस्य थे वो अलग हो गए थे, जिसकी वजह से 299 सदस्य संविधान सभा में रह गए थे। तो कितने सदस्य रह गए थे, ये मार्कर चल नहीं रहा है तो इसी मार्कर का यूज करते हैं। तो संविधान सभा में, कहाँ, संविधान
सभा में कितने सदस्य रह गए थे? 299 सदस्य रह गए थे। लेकिन जब हमारा भारतीय संविधान बनकर के अंगीकृत हुआ है, जब बनकर के तैयार हो गया है, इसमें केवल, क्या बोला मैंने, केवल 284 सदस्यों ने, कितने सदस्यों ने? 284 सदस्यों ने ही क्या किया था? हस्ताक्षर किया था, हस्ताक्षर किया था, यानी कि सिग्नेचर किया था। किसने? कितने सदस्यों ने? 284 सदस्य ने। जब भारतीय संविधान सभा बनकर के तैयार हो गया तो 284 सदस्य ने सिग्नेचर कर दिया कि चलो अब इसको लागू कर दिया जाए, इसको लागू कर दिया जाए। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो ये टॉपिक, ये जो क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, और एक पॉइंट रह रहा है, उसको मैं बता दूं कि 1935 में जब भारतीय सरकार अधिनियम बना था, उस अधिनियम से 75% जो हिस्सा है वो संविधान में रखा गया। उस अधिनियम से जितने भी नियम कानून थे, उन नियमों से हमारे संविधान में 75% रखा गया। इतनी बात क्लियर है? तो आज जो ये टॉपिक है ये हमारा कंप्लीट होता है इस क्वेश्चन का, और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्लियर है? चलो देखो क्यों पढ़ते हैं। देखो बिल्कुल सीरियल वाइज पढ़ाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा, क्योंकि डायरेक्ट तुम छठी क्लास से 11th क्लास में तो नहीं आ गए, स्टेप बाय स्टेप ही आए हो ना। तो इसी तरीके से हम चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, ध्यान रखना। ओके, तो देखो भारतीय संविधान सभा, मतलब भारतीय संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे मनुष्य, क्या लिखा मैंने यहाँ पे? मनुष्य। मनुष्य क्या है? अब तुम सोच रहे होगे मनुष्य क्या, ये तो आदमी है। इकोनॉमिक्स वाले बच्चे बोलेंगे तो उपभोक्ता है। नहीं, वो इकोनॉमिक्स में है। ठीक है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। एक क्या है? सामाजिक प्राणी है। इतनी बात क्लियर है? क्या है मनुष्य? सामाजिक प्राणी है। अब एक बात बताओ, क्या मनुष्य अकेले रह सकता है क्या? अगर अकेले रह सकता है तो तुम बताओ, तुम अकेले रह सकते हो? तुम अपने घर वालों के फिर समाज से अलग रह सकते हो क्या? तुम्हें एक अकेले कमरे में बंद कर दिया जाए तो तुम रह लोगे? बेशक से पूरी दुनिया में कोई नहीं हो और तुम सिर्फ अकेले हो तो रह सकते हो? नहीं रह सकते। तो मनुष्य को समाज में रहना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक उसके जैसे लोग दिखेंगे नहीं तो वो रह कैसे पाएगा। क्लियर है बात? ठीक है ना? तो इसलिए क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और समाज किससे बनता है बताओ? समाज किससे बनता है? तो समाज बनता है विभिन्न वर्गों से और समुदायों से, विभिन्न वर्गों और समुदायों से। तो विभिन्न वर्ग और समुदाय जब मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? समाज बनता है। अब विभिन्न वर्गों और समुदायों का अर्थ क्या होता है? तो वर्ग उठ करके आ नहीं जाते और यहाँ से समुदाय उठ करके नहीं आ जाता कि दोनों मिल जाएंगे और बन गया समाज। भाई ऐसा नहीं होता। विभिन्न वर्गों और विभिन्न समुदाय का अर्थ है अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। बात समझ आ रही है? तो विभिन्न जाति और विभिन्न धर्मों के लोग, यानी कि विभिन्न वर्गों और समुदायों के लोग रहते हैं। और इन वर्गों में और इन समुदायों में क्या करने के लिए? तालमेल स्थापित करने के लिए। तालमेल स्थापित करने के लिए। क्या करने के लिए? तालमेल स्थापित करने के लिए। ओके, तो कुछ नियम चाहिए, कुछ कानून चाहिए। तो कुछ हमें क्या करना है? तालमेल स्थापित करना है, यानी कि संतुलन स्थापित करना है, बैलेंस स्थापित करना है। समझ में आ रही है बात? तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? नियम और कानून की। कि भाई तुम इस समाज में किसी के साथ भेदभाव नहीं करोगे, तुम किसी को नीचा किसी को ऊंचा इस प्रकार से दर्जा नहीं दोगे। सबको क्या? सबको समाज में इक्वल यानी कि बराबर का हिस्सा दोगे। इसी को लिए हमें क्या चाहिए? नियम और कानून की आवश्यकता। और नियम कानून कहाँ है? संविधान में, है ना? तो तालमेल स्थापित करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? संविधान की आवश्यकता पड़ती है। संविधान की, ठीक है, आवश्यकता पड़ती है। क्लियर है? ये तो इस क्वेश्चन का पहला पॉइंट है। इस क्वेश्चन का क्या है? पहला पॉइंट है। 4 मार्क्स में ज्यादातर क्वेश्चन आता है, कभी कभार ऐसा होता है कि 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्लियर है? तो सेकंड पॉइंट क्या है? ये तो आंसर है। ठीक है, आंसर में पहला पॉइंट ये है। और सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है? सेकंड पॉइंट ये है कि राज्य में, क्या? राज्य में, ठीक है, यहां पे मैंने बना दिया है इंडिया,
वैसे इंडिया का मैप अनदर देशों यानी कि अनदर कंट्री से ज़्यादा बेटर है। ये यहाँ से हट गया। तो इंडिया जो है, इंडिया के अंदर राज्य, जैसे यहाँ पर है आंध्र प्रदेश, यहाँ पर है मद्रास, यहाँ है केरल, यहाँ है कर्नाटका, तेलंगाना, ठीक है, बहुत सारे राज्य हैं, है ना। तो उन राज्यों में, क्या बोला मैंने, उन राज्यों में, या तो फिर कह सकते हो तुम समाज में, क्या कह सकते हो, समाज में निर्णय लेने की शक्ति, क्या बोला मैंने, यहाँ पे राज्यों में, किसी भी एक राज्य में, तो यहाँ पे मैं राज्य लिख सकता हूँ, किसी भी एक में नहीं, मतलब प्रत्येक राज्य की बात हो रही है इसलिए राज्य लिखा था। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक राज्य की बात कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश की। तो राज्य में फैसले लेने की शक्ति, फैसले लेने की शक्ति किसके पास हो, क्या बोला मैंने, किसके पास हो, यह कौन तय नहीं करेगा, यह कौन, किसके लिए आवश्यकता पड़ेगा, यानी कि राज्य में फैसले लेने की शक्ति किसके पास हो, यह कौन तय करेगा, यह तय करेगा संविधान। फैसले लेने की शक्ति, कहाँ लिखा मैंने, हाँ, फैसले लेने की शक्ति किसके पास हो, तो किसके पास हो, वो लीडर के पास हो। बात समझ आ रही है, यह कौन तय करेगा, संविधान तय करेगा कि राज्य में फैसले लेने की शक्ति किसके पास हो। समझ में आया। जैसे हमने भी पिछले जो पार्ट था उसमें पढ़ा था कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। वो केंद्र सरकार क्यों करती है, क्योंकि संविधान में ऐसा लिखा हुआ है। समझ आ रही है बात। तो किसने किया, संविधान ने ही किया। क्या किया, राज्यों में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है, ये किसने तय करा, संविधान ने। और सरकार को, किसको, नेक्स्ट पॉइंट है ये, ठीक है, सरकार को दिशा निर्देश जारी करता है। इतनी बात समझ में आ गई, बात क्लियर है ना। सरकार को कहता है इसी रास्ते से चल, कौन कहता है, संविधान कहता है कि सरकार इसी रास्ते से चलेगा, नहीं चलेगा ना टांग तोड़ दूंगा तेरी। समझ में आ रही है बात। तो ये कौन कहता है, संविधान कहता है। बोलता नहीं है संविधान, नियम और कानून लिखे हुए हैं कि भाई साहब आपको इस तरीके से चलना है, तब हमारा देश बेटर देन तरीके से चलेगा, बहुत बेटर चलेगा। क्लियर है, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ समझ आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट करने से पहले इसको रफ करना पड़ेगा क्योंकि ये जगह ज्यादा गिर रहा है, ठीक है। तो आओ देखो इसको रफ करते हैं। हाँ, तो 4 पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है भाई साहब कि मौलिक अधिकार। क्या, मौलिक अधिकार, जो मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी व्यक्ति को समाज में रहने के लिए। मौलिक अधिकार की व्यवस्था करता है, मौलिक अधिकार की क्या करता है, व्यवस्था करता है। कौन करता है, संविधान करता है, व्यवस्था करता है कौन, संविधान। और साथ ही साथ मौलिक अधिकार, देखो यहाँ पे करता है ना, तो आवश्यकता में कैसे लिखोगे कि मौलिक अधिकार की व्यवस्था करने की आवश्यकता किसकी पड़ती है, हमें संविधान की पड़ती है। और मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए, क्या, रक्षा करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है भाई साहब, तो संविधान की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर है, पक्का, ठीक है। तो इसके बाद ये हमारा 4th पॉइंट हो गया। एक पॉइंट लास्ट और बताता हूं, 5वां, और वो लास्ट पॉइंट क्या है कि निरंकुश। अब ये वर्ड तो तुमने 9th में 10th में पता नहीं कहाँ मतलब कौन कौन सी क्लास में सुना होगा, ठीक है। निरंकुश सरकार पर, किस पर, निरंकुश सरकार पर प्रतिबंध लगाता है। इतनी बात क्लियर है। अब निरंकुश का मतलब है, ये भी बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा है, भूल गए होगे या फिर याद नहीं होगा तो फ्री बता रहा हूँ, ठीक है। क्या है, निरंकुश का मतलब वे सरकार होती है जिससे किसी भी प्रकार के जो मतलब कोई भी जनता होती है वो उनसे खुश नहीं होता, उस सरकार से खुश नहीं होती, उसे कहते हैं निरंकुश सरकार। तो ऐसी सरकार जिससे लोग खुश ना हो, ये हमारे देश में स्थापित ना हो जाए, इसीलिए निरंकुश सरकार पर प्रतिबंध लगाती है। कौन लगाती है, संविधान लगाती है। तो क्या लिखेंगे, निरंकुश सरकार पर प्रतिबंध लगाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, संविधान की आवश्यकता पड़ी है। क्लियर है, ठीक है। चलो फिर एक छोटा सा क्वेश्चन और हैंडल करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी इसको जिसने नोट किया है, ठीक है, बाकी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ओके।
हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान क्या है? संविधान क्या है? समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स लिख दिया, हालांकि आधा 2 मार्क्स में है, ठीक है, 1 मार्क्स में आता है, कभी भी 4 नंबर में नहीं आता है, इतने में आता है, फिर भी मैंने 3 पॉइंट्स लिख दिए हैं। अभी पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट कर लेना, ओके? क्योंकि मैंने लिखा इसलिए है क्योंकि संविधान क्या है, इसकी डेफिनेशन ना बहुत टाइप्स के होते हैं, बहुत टाइप्स के होते हैं, यानी कि कोई अलग लिखवाता है, कोई टीचर अलग लिखवाता है, कोई किस प्रकार से, कोई किस प्रकार से। तो इसलिए जिस तरीके से मैं लिखवाता हूँ, जिस तरीके से मैं कराना चाह रहा हूँ, उस तरीके से जो मैं अपने नोट्स में लिखता हूँ वो यहाँ पे मैंने नोट कर दिया है, ठीक है? यदि आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा पीडीएफ डालने में, क्योंकि पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ओके? तो देखो, किसी, अरे यार 1 मिनट, माइक तो मैंने लगाया नहीं। आज मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संविधान क्या है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने संविधान क्या है उसकी डेफिनेशन लिख दिया। डेफिनेशन क्यों लिखा है, इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि बहुत से टीचर, बहुत से यूट्यूबर्स क्या करते हैं, अलग अलग डेफिनेशन देते हैं, और अलग अलग डेफिनेशन होता भी है, ऐसा नहीं कि वो गलत बताते हैं, ठीक है? वो ठीक बताते हैं, क्योंकि संविधान क्या है इसके डेफिनेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो हर टीचर, हर मैडम अलग अलग डेफिनेशन बताते हैं। तो जिस प्रकार से मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, जिस प्रकार से मैंने अपने नोट्स में लिखे हुए हैं, जो मैं लिखता हूँ नोट्स और बच्चों को पढ़ाता हूँ ट्यूशन, ठीक है, तो उस नोट्स के कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है? 3 पॉइंट हैं, तो उनको देखो, पहले मैं समझा दूंगा, समझाने के बाद आप स्क्रीनशॉट लगा मतलब ले लेना, और उसके बाद आप कॉपी में नोट कर लेना। तो देखो, पहला पॉइंट क्या है, किसी देश का, उस देश की राजनीति व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? राजनीति व्यवस्था का वह मूलभूत ढांचा, कौन सा ढांचा? मूलभूत ढांचा, एकदम बेस, जिसे हम बेस कहते हैं, मूलभूत ढांचा निर्धारित करता है। कौन करता है? संविधान करता है, जिसके द्वारा उस देश की जनता शासित होती है। शासित कैसे होती है? शासन करती है, ठीक है? जैसे लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। क्लियर है? एक तो ये हो गया, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है, ये देखो, उन नियमों और कानूनों के संग्रह को, किसके? नियमों के और कानूनों के संग्रह को क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। नियमों और कानूनों के संग्रह को संविधान कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? किसको कहा जाता है, ठीक है? जो किसी देश के शासन को सुचारू रूप से चलाए। अब सुचारू रूप से क्या मतलब होता है? सुचारू रूप से का मतलब होता है कि वहां का जो देश है वो काफी बेटर तरीके से चल सके, काफी बढ़िया तरीके से चल सके। क्लियर है? तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? संविधान उन लिखित, क्या बोला मैंने? लिखित और अलिखित। अलिखित क्या? जिनको नॉर्मली बता दिया गया कि संविधान के अकॉर्डिंग ये बातें, उसे कहते हैं अलिखित, ठीक है? जिसको नहीं लिखा गया है। संविधान उन लिखित व अलिखित नियमों के संग्रह को कहा जाता है, जिसके द्वारा एक तरफ तो देखा जाए, यानी कि एक और देखा जाए तो राज्य का स्वरूप, गठन और कार्य, की कौन सा राज्य कौन सा काम करेगा, किस राज्य का कहां से कहां तक सीमा होगा, उसका रूप होगा, ठीक है? और किस प्रकार से वो अपना कार्य करेगा, ठीक है? और राज्य का गठन किस प्रकार से होगा। जैसे जब हमारा संविधान मतलब 1947 की जब बात हुई थी, और उसके बाद जब हुआ था, जब तक राज्य पुनर्गठन आयोग नहीं आया था, और मतलब जब आया था 1955 में, उस टाइम पे केवल 16 राज्य थे। तो आज टूट कर अलग अलग होकर कितने राज्य हो गए हैं? 28 राज्य हो गए। पहले 29 थे, अब 28 हो गए, क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर को दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, ठीक है? कब बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश? 2019 में बनाया गया। तो एक और तो क्या करता है? राज्य का स्वरूप, गठन तथा उसके कार्य निर्धारित करता है, तथा दूसरी ओर नागरिकों के, यहाँ पे पहले मैं निशान लगा दूं, स्वरूप, गठन और कार्य निर्धारित करता है। और दूसरी ओर नागरिकों के अधिकार। किसके अधिकार भाई साहब? हमारे अधिकार, हम नागरिक हैं। नागरिकों का अधिकारों का वर्णन किया जाता है। क्या किया जाता है? वर्णन किया जाता है। क्लियर है? तो इस पार्ट में, इस थर्ड पार्ट में हमने आज 3 क्वेश्चन डिस्कस किया है, ठीक है? अब हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, और उस पार्ट में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषता, जिसके साथ साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा,
ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। इसको लाइक करें और जो नए हैं उनको वो सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।